हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे वो है असम में आई हुई बाढ़ के बारे में। आप सबको मालूम होगा कि असम अभी एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, जहां पे लगभग 3.5 लाख के आसपास लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर जो बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों की संख्या है वो भी जो ताजा रिपोर्ट से उसके अनुसार 75 से ऊपर हो चुकी है, 75 से ऊपर हो चुकी है। और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। तो हम लोग इस असम में जो बाढ़ आई है उसके कारण को समझते हैं, यहाँ पर जो नदियां हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अभी जो असम में हमें बाढ़ देखने को मिला है वह आज के समय में असम के लिए सबसे भीषण बाढ़ है। इसमें आप देखोगे कि असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन तीनों स्थानों पर काफी भारी बारिश हुई। और इसके कारण हमें यह देखने को मिल रहा है कि असम को इस बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। असम में बाढ़ के कारण आप देखोगे तो असम में अकेले आपको लगभग 3 लाख लोग और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 4 लाख के आसपास में और लोग हैं जो प्रभावित हैं। तो कुल मिलाकर 7 लाख से अधिक लोग इसके कारण प्रभावित हैं। अब देखो, अगर हम लोग यहां पे बात करें तो इसके कारण जो जीवन है, जो फसल है, बुनियादी ढांचे हैं और इसके साथ साथ जो वन्य जीव है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आप सबको मालूम होगा कि यहीं पे हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और आपको मालूम है कि काजीरंगा में जो वन हॉर्न राइनोज होते हैं, जो एक सिंग वाले गेंडे होते हैं, उनकी सबसे अधिक पॉपुलेशन इसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये सभी उसके कारण प्रभावित हैं। अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, अगर हम इस नदी की बात करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि ये जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम है वो तिब्बत में है। तिब्बत में आप देखोगे यारलुंग शांगपो, इस स्थान पे इसका ओरिजिन है। अगर हम इसमें बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आप देख सकते हो यहां पर एक लोकेशन है जिसका नाम है नामचा बारवा। इस लोकेशन का नाम है नामचा बारवा। यहां से यह प्रवेश करके भारत में एंटर होती है और असम से होते हुए यह फिर बांग्लादेश में चली जाती है। इसमें आप देखोगे कि इसमें ब्रेडेड चैनल्स हैं, मतलब ये काफी ज्यादा वितरित हो जाती हैं, काफी ज्यादा फैल जाती हैं। साथ में इसमें बार बार मार्ग बदलना भी देखने को मिलता है। और जो इसका बाढ़ का मैदान है, जो फ्लड प्लेन है, वो काफी ज्यादा विस्तृत है, तो इसका पानी काफी क्षेत्रों में फैल जाता है। अगर हम लोग यहां पे बात करें तो इसका जो तलछट भार है यानी कि सेडिमेंट लोड, ये काफी ज्यादा है। यानी इसमें सेडिमेंट्स की मात्रा काफी अधिक देखी जाती है इस ब्रह्मपुत्र नदी में। अगर हम यहां पे बात करें इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो आप देख सकते हो कि यहां पे एक ग्लेशियर है। यहां पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेम युंगदुंग ग्लेशियर। यहां से वो होती हुई भारत में एंटर करती है नामचा बारवा के पास से। यहाँ पे इसको कई ट्रिब्यूटरीज भी मिलती है, जैसे कि दिवांग है, लोहित है, धनसिरी है। इसके साथ ऊपर में सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, एक संकोश नदी है वह भी मिलती है, कापली है। ठीक है, तो कई सारी ऐसी नदियां हैं जो जाकर इसमें मिलती हैं। कई सारी ऐसी नदियां हैं जो ऊपर जाकर इस ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। तो आप यहां पर देखोगे कि जैसे अगर हम इसके राइट बैंक साइड में देखें तो हमें यह देखने को मिलता है कि इसमें एक नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी। यहां पे आपको एक साइड में देखने को मिलेगा कि सुबनसिरी है। अगर हम इसके राइट साइड में देखें तो एक नदी हमें सुबनसिरी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि यहीं पे आपको कामेंग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं पे आपको कामेंग नदी भी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखोगे यहां पे आपको मानस देखने को मिलेगा, यहां पे आपको संकोश देखने को मिलेगा और तीस्ता भी देखने को मिलेगा। तो ये सभी नदियां हैं जो आपको इसमें राइट साइड में दाहिनी ओर ये नदियां आपको देखने को मिलती है। और नीचे में आप देखोगे तो यहां पे आपको दिवांग देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ लोहित देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको वाराणसी, फिर इसके बाद साथ में आपको और इसके बाद आपको यहां पे देखने को मिलेगा देखो, धनसिरी, कोपिली। ये नदियां आपको नीचे की ओर देखने को मिलेंगी
कि ये सभी नदियां आपको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है। धनसिरी, दिवांग, लोहित, भाराली, नरसी, कपिली, ये नदियां जाकर यहां पर मिलती हैं इस ब्रह्मपुत्र में। तो ब्रह्मपुत्र में काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, काफी सारी सहायक नदियां हैं जो आकर इसमें मिलती हैं। अब ये जो नदी है ये इतनी तबाही क्यों लाती है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है। ठीक है, देखो इसके अगर जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो जल कहां कहां से इसको प्राप्त होता है। जो कैचमेंट एरिया है उसमें तिब्बत भी है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, भूटान, मेघालय, असम, इन सभी क्षेत्रों से जो भी बारिश का पानी है वह इसमें कलेक्ट होता है। जो ग्लेशियर्स का पानी है वह भी इसमें कलेक्ट होता है। और कहीं भी बारिश हो रही हो लास्ट में कहां पहुंचता है, जो फ्लड प्लेन है, जो इसका जो एरिया है बाढ़ का, वो कहां है, असम में। ठीक है, तो असम में आकर यह सारा पानी एकत्रित होता है। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं सभी तरीकों से यह जो पानी है वो इकट्ठा होकर कहां पहुंचता है, यह टोटल पानी पहुंचता है असम में। एक तरफ आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मेघालय की ओर से, भूटान की ओर से, तिब्बत की ओर से, सभी तरफ से जो जल है वो जाकर इकट्ठा होता है इस नदी में और वो पहुंचता है असम के फ्लड प्लेन में। और इसीलिए असम में हर साल आपको यह बाढ़ देखने को मिलती है। हर साल यह बाढ़ आपको वहां पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखोगे असम में लगभग हर साल 2000 से 3000 मिलीमीटर बारिश भी होती है। और इसका कारण क्या है, जैसे आपको मालूम होगा कि भारत में जो बारिश होती है मॉनसून के समय में उसके दो ब्रांचेज होते हैं। एक जो हमारा जो वेस्टर्न ब्रांच है जिससे महाराष्ट्र, कर्नाटक, बाकी स्थानों में बारिश होती है जो बाकी पूरे देश में फैलता है, और एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो अरेबियन सी का जो ब्रांच है उससे बाकी हिस्सों में बारिश होती है, और जो बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है उससे बारिश होती है पूर्वोत्तर के राज्यों में जिसमें असम भी शामिल है। तो यहां पे 2000 से 3000 मिलीमीटर बारिश होती है। तो ये जो मॉनसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, पर्वतीय वर्षा, नमी युक्त हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ, इन सभी के कारण असम में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। लगभग 2000 से 3000 मिलीमीटर यानी कि 200 से 300 सेंटीमीटर बारिश यहां पर होती है। और इसके कारण जो नदियां हैं वो लगातार उफान पर रहती हैं। इसके कारण हमें यह देखने को मिलेगा कि जो असम की नदियां हैं वो लगातार उफान पर रहती हैं। अब आप गौर करना कि अगर हम लोग बात करते हैं अरुणाचल में जो नदियां हैं वह तेजी से बहती है, और असम में जो प्रवेश होता है तो ढलान यहां पर तेजी से कम होता है। जैसे अरुणाचल में स्लोप काफी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही असम में प्रवेश करता है यहां पे स्लोप कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, यहां पे सेडिमेंट का डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है, तलछट का जमाव होना होता है, और इससे नदी का तल जो है वो ऊपर की ओर उठेगा और फिर बाढ़ का पानी पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाता है, पूरे एरिया में फैल जाता है। तो हमें यह देखने को मिलता है, इसलिए यहां पे असम में बाढ़ का जो खतरा है वह काफी तेजी से बढ़ता है। तो यानी कि जो स्लोप है वो अरुणाचल प्रदेश में अधिक है, जिसके कारण स्लोप पे पानी रुक नहीं रहा है, वो सीधा नीचे की ओर आ रहा है। असम में आने पे स्लोप काफी कम हो गया, यह पूरा जो क्षेत्र है वह सेडिमेंट से, तलछट का जमाव हो गया, और फिर इस पूरे क्षेत्र में हमें बाढ़ का असर देखने को मिलता है। यह चीज हमें यहां पे नजर आती है। फिर आप देखोगे अभी के समय में कुछ और फैक्टर्स हैं जिसके कारण यह बाढ़ की समस्या और भीषण होती जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें यहां पर देखने को मिलता है कि इस एरिया में पूरे विश्व में जो जलवायु परिवर्तन है इसके कारण मेल्टिंग, एक ही बार में अत्यधिक वर्षा होना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक साथ बहुत तेज बारिश हो रही है, बादल फटने तक की घटनाएं हो रही हैं, और उसके बाद पूरा जो अगला जो महीना है वो पूरा शांत रहता है, जब ना कोई बारिश हो रही है, धूप बहुत तेज है। तो जलवायु परिवर्तन के असर के कारण हमें यह चीज भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आप देखोगे वनों की कटाई, अतिक्रमण, जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स है, उसका भी विनाश हो रहा है, नदी का जो तट है उसका कटाव हो रहा है, और रेत का खनन। ये सभी वो फैक्टर्स हैं, ये सभी वो कारक हैं जिसके कारण यह जो बाढ़ की तबाही है वो और अधिक बढ़ जाती है। एक तरफ जो प्राकृतिक फैक्टर्स हैं, जो प्राकृतिक कारक है वो तो हैं, बट प्राकृतिक कारक के साथ साथ जो मानवीय कारक हैं उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके कारण भी असम में बाढ़ की समस्या और अधिक, साल दर साल और अधिक विकराल रूप धारण कर रही है, और इसका प्रभाव हमें इस वर्ष भी 2026 में देखने को मिल रहा है। फिर आप देखोगे यहां पे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका नुकसान क्या हुआ है, तो यहां पे जो मौजूद लोग हैं
उनकी आजीविका को बहुत नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हो कि नष्ट हुई फसल है, बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जो लोग हैं वो अभी शेल्टर होम्स में पनाह ले रहे हैं कि उनके लिए अलग अलग राहत शिविर बनाए गए हैं, राहत शिविरों में वह जाकर रह रहे हैं। तो हजारों की संख्या में लोगों को राहत शिविर की ओर जाना पड़ रहा है क्योंकि उनके घर नष्ट हो रहे हैं, उनका पूरा इलाका जो है वो बाढ़ में डूब चुका है। तो कई लोगों को बाहर जाकर शरण लेनी पड़ रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख वो ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली इंपैक्टेड हैं, सीधे तौर पे प्रभावित हैं इस बाढ़ के कारण। वैसे कुल प्रभावितों की संख्या देखी जाए तो 6-7 लाख से अधिक है, जिसमें 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, फिर लगभग 4-4.5 लाख हैं जो इनडायरेक्टली उससे प्रभावित हैं। बट उसमें आप देखोगे 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली इससे बहुत ही ज्यादा हद तक प्रभावित हैं, जिनको बाढ़ का सामना एक्चुअल में करना पड़ रहा है। इसमें आप देखोगे समुदायों का विस्थापन हो रहा है, जीवन की हानि और शिक्षा में भी बाधा पहुंच रही है। ठीक है, कि आप सोचो कि कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसके साथ साथ यहां पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि यहां पे लोगों का विस्थापन हो रहा है, और विस्थापन एक ऐसी समस्या है जिसका असर दीर्घ काल तक रहेगा। एक लंबे समय तक इसका असर देखने को मिलेगा कि इस विस्थापन के कारण आने वाले समय में भी समस्या हो सकती है। बच्चों की शिक्षा में इससे बाधा पहुंचेगी, जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वह नष्ट हो चुका है। तो इन सभी के कारण इसके साथ साथ आप देखोगे कि वन्य जीव जो हैं उसके आवास नष्ट हो रहे हैं, जो आर्द्र भूमि या जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका भी हमें विनाश देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली ये सभी एरिया भी यहां से प्रभावित हो रहे हैं। फिर हम यह भी देखते हैं कि अगर बात किया जाए तो सरकार जो है वह क्या कर रही है, आपदा टीमों की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ ये सभी वहां पर तैनात हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे जो प्रभावित हैं उनका बचाव या पुनर्वास करने की कोशिश की जा रही है, राहत शिविर बनाए गए हैं। असम में यह जो बाढ़ है वह एक हर साल आने वाली आपदा है, बट कभी कभी यह अत्यंत विकराल रूप धारण कर लेती है। तो अगर आप देखोगे यहां पे केंद्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है असम को। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहां पर चेंज किया गया है। अगर आप देखोगे तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सशस्त्र बलों की तैनाती गई है। 4 लाख से अधिक महिलाओं और बच्चों को कपड़े और आवश्यक वस्तुएं जो हैं वह वितरित की गई हैं। तो यहां पे जो व्यक्ति प्रभावित हैं, जो लोग प्रभावित हैं इस फ्लड से, उनके बचाव के लिए उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे काम हो रहे हैं, बट फिर भी अभी बाढ़ का प्रभाव और भी विकराल ही होता जा रहा है, अभी ये कम नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे शिक्षण सामग्री खो चुके छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के नए सेट भी हैं, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे सरकार के द्वारा, इसकी भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, आप देखोगे केंद्र सरकार ने स्थानीय जिलों को 1000 करोड़ की स्वीकृत सहायता दी है। ठीक है, राज्य विभाग, सांसद और विधायक सीधे तौर पर यहां पर निगरानी रख रहे हैं कि उनके एरिया में, उनके क्षेत्र में बाढ़ की क्या स्थिति है। इसके साथ साथ आप देखोगे आईएमसीटी जो अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम है वो पुनर्वास की रणनीति बनाने के लिए नुकसान का आकलन कर रही है कि कितना नुकसान हुआ है, उसके अनुसार पुनर्वास की कोशिश की जाएगी। ठीक है, फिर आप देखोगे अब अगर हम लोग बात करें, चलो ये तो हम आपदा जो आई है उसका सॉल्यूशन यहां पे दे रहे हैं, बट इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या होगा। एक अगर हम बात करें कि फ्यूचर में फिर ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, तो सबसे पहले हमें संरचनात्मक अवसंरचना और नदी प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। यानी कि हमें यह देखना होगा कि तटबंध बनाए जाए, ब्रह्मपुत्र नदी का एक मास्टर प्लान तैयार करने की जरूरत है। हमें यहां पे आवश्यकता है कि एक कटाव रोधी कार्य किया जाए जिससे कि बाढ़ विकराल रूप धारण ना करे। इस एरिया में अगर सेडिमेंट्स का जमाव बहुत अधिक होता है, तलछट का जमाव काफी अधिक होता है, तो हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस फ्लड का सीजन आने से पहले उस तलछट को साफ किया जाए, क्लियर किया जाए। तो ये भी इसकी एक आवश्यकता है। जो शहरी बाढ़ शमन है उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। जो अर्बन एरिया में फ्लड्स आ रहे हैं उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ प्रकृति आधारित जल संचयन। हमारे यहाँ पे सबसे एक मेजर जो चैलेंज है कि पहले आर्द्र भूमि हुआ करती थी जिसमें जाकर पानी स्टोर हुआ करता था। अब इसके कारण बाढ़ का जो पानी है या अत्यधिक जल है वह भी एक जगह स्टोर हो जाता था, साथ में वाटर रिचार्ज भी होता था। यह हमारे कृषि के लिए भी लाभकारी हुआ करता था, लोगों को पेयजल की भी असुविधा नहीं हुआ करती थी। तो हमें आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स हैं उसको हमें पुनः
स्थापित करने की आवश्यकता है, उसको पुनः हमें रीस्टोर करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं कि उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, इसको हमें लागू करने की आवश्यकता है। आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम उड़ीसा में बात करें, उड़ीसा में भी जो चक्रवात है उसका प्रभाव काफी अधिक रहता था पहले, बट फिलहाल आप देखोगे कि पिछले 10-15 वर्षों में उड़ीसा ने इस पे काफी काम किया है और उसके कारण अभी उड़ीसा में चक्रवात के कारण होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जाता है। चक्रवात को हम रोक नहीं सकते, बट उसके प्रभाव को रोका जा सकता है। वैसे ही असम में बाढ़ को रोकना बहुत ही कठिन है, बट उसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है अगर हम पहले से उसके लिए तैयार हो, पहले से उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हो। तो ये सभी कार्य करने की आवश्यकता है और अल्टीमेटली अभी के समय में हम सभी देशवासियों को असम के लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस सेशन में इतना ही। असम में क्या बाढ़ की समस्या है, कौन सी नदी है, उस नदी की क्या क्या सहायक नदियां हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। असम में बाढ़ क्यों आता है, जो कटाव का कारण है, जो हमने देखा कि किस प्रकार से तलछट जमा होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। प्लस हम लोगों ने यह देखा कि अभी क्या किया जा रहा है और लॉन्ग टर्म में इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।